नमस्कार, मैं डॉक्टर ओझा सर जियोग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबके बीच में मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है पार्थिव विकिरण। क्या है? पार्थिव विकिरण। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूं और पार्थिव विकिरण के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि पार्थिव विकिरण किसको कहते हैं, पार्थिव विकिरण की परिभाषा, पार्थिव विकिरण की अनुकूल दशाएं और ये होती क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने चल रहे हैं। आप जानते हैं कि दिन के समय सूर्य के द्वारा पृथ्वी का तापमान गर्म होता है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का तापमान गर्म होता है और रात्रि के समय पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन किया जाता है। ये सब चीजों को जानने से पहले आपको एक चीज और जानने की आवश्यकता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण जानने के लिए आप जानते हैं कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की प्रक्रिया ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाती है और ये 4 प्रकार से होती है। एक चालन विधि के माध्यम से होती है, दूसरा संवहन विधि से होती है, तीसरा अभिवहन विधि से होती है और चौथा विकिरण होता है। चौथा जो प्रकार होता है ऊष्मा स्थानांतरण का वो है विकिरण विधि। तो विकिरण विधि के अंतर्गत हम लोग जो ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ेंगे उसमें पढ़ते हैं पार्थिव विकिरण। अब बात करते हैं पार्थिव विकिरण होती क्या है। तो याद रख लीजिएगा, सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें किस रूप में होता है? SWR, शॉर्ट वेव रेज के रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। और ये जो लघु तरंग दैर्ध्य है ये क्या होती है? लघु तरंग किरणें ये आते हुए धरती की तरफ आती हैं और धरती की वायुमंडल को पार करके ये पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट तक पहुंचती हैं और आकर के क्रस्ट का तापमान बढ़ा देती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये है सूर्य, ये है सूर्य और इनको थोड़ा सा गुस्सा कर दें, ठीक है। और ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपकी धरातल, ठीक है। सूर्य और धरातल के बीच में एक आवरण पाया जाता है जिसमें मिलता है जलवाष्प, जिसपे मिलता है जलवाष्प, जिसपे मिलता है धूल कण और जिसपे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसपे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की से एक किरण निकलती है जिसको बोलते हैं SWR, शॉर्ट वेव रेज या लघु तरंग विकिरण। लघु तरंग विकिरण के रूप में सूर्य से किरणें आती हैं। लघु तरंग विकिरण क्या होती है? क्या होती है? जब सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा निकलती है वो इस आकृति से निकलती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लघु तरंग विकिरण। और एक होता है दीर्घ तरंग विकिरण। और इसमें जो ऊष्मा का किरण होती है उसकी चाल क्या होती है? थोड़ा सा दूरी पर होती है और इसीलिए इनके लिए क्या बोला जाता है? ये हो जाता है लघु तरंग विकिरण और ये है दीर्घ तरंग विकिरण। अब बात करते हैं सूर्य के द्वारा जब SWR के रूप में सौर किरण नीचे उतरती है तो वायुमंडल में उसका सामना होता है जलवाष्प के साथ। किसके साथ होता है? जलवाष्प के साथ होता है। और जैसे ही SWR जलवाष्प के पास पहुंचता है, जलवाष्प कहता है ए खबरदार, न खाने न जाऊंगा न जाने दूंगा। और इस SWR को जलवाष्प ने क्या कर दिया? नीचे धरती की सतह पर आने से रोक देता है, धरती के सतह पर आने से रोक देता है। फिर बात करते हैं जब यहां नहीं जाने पाया तो सूर्य की किरण से फिर SWR निकला, आया धूल कण के पास, भैया मुझको जाने दो।
तो धूलकण ने भी क्या कह दिया, ना 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 भैया, जब वो नहीं जाने दिया तो मैं तुमको जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो ये क्या कर देता है, धूलकण भी SWR को धरती की सतह पर जाने से रोक देता है। फिर सौर किरण से क्या होती है, SWR निकलती है, भाग के आती है CO2 के दरवाजे पर, और यहाँ पे क्या कहती है कि भैया मुझको नीचे धरती पे जाना है, उसको गर्म करना है, मुझको जाने दो। तो ये CO2 क्या कहता है, अरे जा रहे हो वहां गर्म करने के लिए, ठीक 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 ठीक, जाओ जाओ जाओ, मैं तुमको जाने दूंगा। और यहाँ से CO2 क्या करता है, इस SWR को पूरी तरीके से धरती की सतह पर 100% ऊर्जा को भेज देता है, पूरा पूरा एज इट इज। सौर किरणें आती हैं और उनको धरती पे क्या कर देता है, भेज देता है। और जैसे ही धरती पर भेज देता है तो धरती के जो भूपर्पटी है या क्रस्ट वाला जो भाग है उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। अब बेटा होती है शाम, क्या होती है, रात्रि का समय आता है। क्या होता है, रात्रि का समय आता है। और जैसे ही रात्रि का समय आता है तो क्या होता है, धरती अपनी जो दिन में प्राप्त की हुई ऊष्मा है उसका निष्कासन करती है। क्या करती है, निष्कासन करती है, परित्याग करती है, उसको छोड़ती है, ठंडा होने की प्रक्रिया को अपनाती है। और जैसे ही धरती अपने ऊष्मा का निष्कासन करती है तो ये जो ऊष्मा का निष्कासन है ये क्या करती है, धरती अब रात्रि के समय ऊष्मा का निष्कासन करेगी। और जैसे ही ऊष्मा का निष्कासन करेगी, और ये किस फॉर्म में करती है, ये LWR के रूप में करती है। सूर्य से किस रूप में किरणें आई थी, SWR, और धरती से कैसे निकल रही हैं, LWR के रूप में, लघु तरंग विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण। अब जैसे ही दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में पहुंची और ये कहे यहाँ पे जलवाष्प के पास इसका सामना होता है, तो जलवाष्प ने कहा, अरे भैया देखो, ना मैं तुमको आने दिया था और ना मैं तुमको जाने दूंगा, ना आने दूंगा ना जाने दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जब आने भी नहीं देगा और जाने भी नहीं देगा, तो जब जब वायुमंडल में जलवाष्प हो यानी कि बादल पाए जाते हैं, तब क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि ये जो विकिरण है लघु तरंग रूप के रूप में, जैसे ही ये बादलों से या जलवाष्प से टकराती है तो क्या कर रही है, ये वायु अंतरिक्ष में इनको जाने से रोक देती है, और ये सारी की ऊर्जा क्या होती है, वायुमंडल के अंदर ही विचरण करती हैं, फैल जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो जलवाष्प, चलो भैया ठीक है। आप नोट करिएगा, जिन स्थानों पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य होता रहता है और धूल बहुत ज्यादा इकट्ठा उड़ती रहती है, उस स्थानों पर भी दिन के समय हो चाहे रात्रि के समय हो, तापमान बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये जो तापमान रात्रि के समय बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, उसके पीछे कारण यही है कि जब इस धरातल से LWR निकलती है और पहुंचती है धूलकण के पास, और तो ये धूलकण भी क्या कह देता है, अरे भैया न तुमको आने दूंगा और न तुमको जाने दूंगा। और जब आने भी नहीं दूंगा जाने भी नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर वायुमंडल में धूलकण की उपलब्धता ज्यादा होती है तो वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। जैसे अभी दिल्ली NCR में आप देखे थे, धुआं और धूलकण बढ़ गए थे पराली जलाने से हरियाणा पंजाब के, तो क्या हो गया था, धुंध छा गया था, जिसके वजह से दिल्ली का तापमान क्या हो गया था, बढ़ गया था। दिल्ली के वायुमंडल का तापमान बढ़ गया था, जिससे वहां पे क्या हो गया, पराली वराली जलाने पर रोक लगा दी गई कि ये धूल कण और धुआं कण अगर बढ़ जाएगा, वायुमंडल में रहेगा, तो वायुमंडल पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, और जब पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे हमारे आपके लिए जीवन, सामान्य जीवन को जीने में असुविधा हो जाएगी। सामान्य जीवन को जीने में क्या हो जाएगी बेटे, असुविधा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं LWR का सामना जब CO2 के साथ होता है, तो जब LWR ने कहा कि भैया देखो, तुम लोगों ने मुझको आने नहीं दिया था, कोई बात नहीं, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने मुझको आने दिया था, अब मैं क्या करूंगा, मैं भी उसके दरवाजे जाऊंगा, वही मुझको जाने भी देगा। और यहाँ से LWR निकलता है और बड़ी आशा उम्मीदों के साथ पहुंचता है CO2 के पास और कहता है, CO2 भैया मुझको जाने दो, अंतरिक्ष में जाना है। तो CO2 क्या कह देता है, कहता है, हट बुड़बक,
हम तुमको कहे जाने देंगे? कहीं नहीं जाने देंगे। और कहे जाने देंगे, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। और जो मेरा उद्देश्य है कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का, मैं तुमको बढ़ाने के लिए तो अंदर भेज सकता हूँ, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए अगर तुम कहोगे हम तुमको बाहर जाने देंगे, तो तुम्हारी भूल है। और ये भी क्या कह देता है, CO2 इस LWR को बाहर जाने से क्या कर दिया? रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। और यही कारण है कि पृथ्वी वायुमंडल में अगर जलवाष्प यानी कि बादल, धूल कण और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर तीनों उपलब्ध होते हैं, तो उस जगह पर क्या हो जाता है? भूतापीय, भूमंडल का तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, ये फिगर समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के पार्थिव विकिरण की परिभाषा की। किसकी बात कर लेते हैं? पार्थिव विकिरण की परिभाषा। पार्थिव विकिरण की परिभाषा। पार्थिव विकिरण की परिभाषा। और क्या होता है पार्थिव विकिरण की परिभाषा की? जब आप बात करोगे तो याद रख लेना बेटा, पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया कब होती है? तो पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया रात के समय होती है। कब होती है? रात्र के समय होती है। दिन के समय पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया नहीं होती है। पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, अवशोषण की प्रक्रिया होती है। और रात्रि के समय विकिरण के माध्यम से अपनी ऊष्मा का क्या करती है? त्याग करती है। तो इसकी परिभाषा जान लीजिए, पृथ्वी के द्वारा रात्रि के समय, पृथ्वी के द्वारा रात्रि के समय, पृथ्वी के द्वारा रात्रि के समय दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में या तरंग के द्वारा होने वाला, विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा होने वाले ऊष्मा के निष्कासन, ऊष्मा के निष्कासन को पार्थिव विकिरण, को पार्थिव विकिरण कहते हैं, को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो ये तो रही बात परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं पार्थिव विकिरण की अनुकूल दशाओं में। तो पार्थिव विकिरण की अनुकूल दशाओं में, पार्थिव विकिरण की अनुकूल दशाएं, अगर इस पे हम चर्चा करते हैं तो पार्थिव विकिरण की अनुकूल दशाओं में क्या आता है बेटा? इसमें आता है शीतकालीन लंबी रातें। वाह भाई, शीतकालीन लंबी रातें, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या होता है? वायुमंडल में, वायुमंडल में जलवाष्प नहीं होने चाहिए, अर्थात बादल नहीं होने चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प, ब्रैकेट में लिख लो बादल, नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। और तीसरा है वायुमंडल शुष्क होना चाहिए। वायुमंडल शुष्क
होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें रही आपकी किस चीज की, पार्थिव विकिरण की। और पार्थिव विकिरण के लिए आप फिर से समझ लीजिए, सूर्य के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए लघु तरंग दैर्घ्य की विकिरणें क्या होती हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी के संपर्क में आती हैं, जिससे पृथ्वी के क्रस्ट का भाग या भूपर्पटी का भाग का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रात्रि के समय भूपर्पटी के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन की प्रक्रिया होती है, और इस ऊष्मा के निष्कासन की प्रक्रिया में यदि वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति हो, वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति हो, और या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कोई भी गैसें हों उपलब्ध होती हैं, तो ऐसी दशाओं में पृथ्वी पर पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया को रोक लग जाती है, और रोक लग जाने के कारण क्या हो जाता है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये बात रही आपकी किस चीज की, ये बात रही आपकी पार्थिव विकिरण की। ठीक है, याद रख लेना कि पार्थिव विकिरण के लिए भूमंडलीय तापन के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि भूमंडलीय तापन के लिए जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वह कौन सी है, तो भूमंडलीय तापन के लिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है बेटे, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और हरित ग्रीन प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए जलवाष्प का योगदान सर्वाधिक होता है। कम करने में किसका योगदान होता है, सर्वाधिक होता है जलवाष्प का। जलवाष्प के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड का बड़े पैमाने पर अवशोषण किया जाता है, किंतु जलवाष्प की जो उपलब्धता है यह प्रकृति पर निर्भर होता है, प्रकृति प्रदत्त होती है, जिसके वजह से यह इसका निर्भरता सीमित होती है, इसकी मात्रा सीमित होती है। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की जो मात्रा है इसके ऊपर मानवीय हस्तक्षेप प्रभावी होती है। मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब जलवाष्प का उत्सर्जन प्रकृति प्रदत्त है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में मानवीय हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर प्रभावी होता है, जिसके कारण क्या होता है, पार्थिव विकिरण का मानव के व्यवहारिक जीवन पर भी क्या होता है, प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। इसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में तापीय विलोमता की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसके द्वारा क्या हो जाता है, तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार ये रहा आपका क्या, पार्थिव विकिरण। और अगला टॉपिक जो मैं लेकर के आऊंगा वो है आपके सामने तापीय विलोमता की स्थिति, और तापीय विलोमता को लेकर के मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और आपके प्रेम और स्नेह के लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ। तब तक के लिए चलते हैं, गुड नाइट।